हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं यूपीएससी सीएससी 2021 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 376 हासिल करने वाले छत्तीसगढ़ से हर्षित मेहर जी। वेलकम हर्षित एंड लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम, थैंक यू। हर्षित के बारे में बता दूं तो ये इनका 4th अटेम्प्ट था और सेकंड इंटरव्यू। तो हर्षित, you had your own set of struggles clearing this examination और जब आज रिजल्ट है यूपीएससी सीएससी जैसे गोल्डन लिस्ट में नाम है, how is the feeling? Ma'am, feeling is beyond any vocabulary of any language, to be honest, and most important feeling is the sense of relief that I see in the eyes of my parents that my name is finally there in the holy PDF. So I'm thankful to the Almighty and my parents for that feeling. हर्षित, जैसे हमने बात की अभी 4 अटेम्प्ट की जर्नी थी और 2 इंटरव्यूज आपने दिए हैं, तो जो सबसे थोड़ा सा स्केरी पार्ट हर एस्पिरेंट में होता है इंटरव्यू के बाद पहुंच के नाम ना आना और फिर उस साइकिल में जाना थोड़ा सा टफ होता है। अगर उस जर्नी को आप बताएं और हर अटेम्प्ट से क्या सीख ली। अगर मैं बात करूं अपने सीख की जो मैंने ली है, तो 3rd अटेम्प्ट में जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ फाइनल इंटरव्यू के बाद, तो जब मार्क्स रिलीज हुए 27 सितंबर 2021 को, तो मैंने देखा कि मेरे मेंस के मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे। स्पेशली अगर मैं बात करूं GS1 के, GS3 के, देवर इन द 70s। और ऑप्शनल मेरा जियोलॉजी था, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल था, तो पर उसमें डिसेंट मार्क्स थे, डिसेंट इनफ 262 मार्क्स थे और इट वाज एवरेज थ्रू आउट। और इंटरव्यू में भी 162 थे, नॉट दैट गुड, नॉट दैट बैड। तो मैं रियलाइज किया कि मेंस मैं बहुत लैक कर रहा हूँ, मेंस में बहुत काम करने की जरूरत है। ये रोने का टाइम नहीं है, काम करने का टाइम है, क्योंकि प्रीलिम्स मैंने दे दिया था, तो थैंकफुली मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे मेंस देने का फिर से मौका मिला 2021 में। तो इसमें मैंने खास ध्यान रखा कि अब मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, जो गलतियां की है वो मैं को नहीं करनी है, कोशिश करनी की मैं ना करूं। तो मैंने क्या किया कि जितने भी कुछ चेंजेस किए मैंने, जो मुझे लगता है शायद काम किए होंगे। मैंने जो भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करना स्टार्ट करी मेंस की, तो उसमें मैंने ज्यादा पॉइंट्स लिखने की कोशिश करी। मैंने उसमें थोड़ा सा प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने की कोशिश करी। अगर मेरे पास टाइम कम होता था तो भी मैं कोशिश करता कि मैं सिर्फ कीवर्ड्स लिख दूं, सेंटेंस ना लिखूं, और उनको बॉक्स बना के कुछ मैप बना दें या कुछ फ्लो चार्ट बना दूं, और कुछ भी हो टाइप क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना है और जितना भी हो सके एग्जाम्पल यूज करने हैं। ये कुछ चीजें मैं कोशिश करता गया टेस्ट सीरीज में, और धीरे धीरे करके थोड़ी सी इम्बाइब हुई। और मेरे मार्क्स अगर मैंने इस टाइम अभी मैंने चेक किया है, तो मेरे मार्क्स ऑलमोस्ट 70 मार्क्स इस बार मेंस में ज्यादा है, और तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल रहा होगा। तो हर्षित, आप जैसे बता रहे थे छोटी छोटी चीजों को आपने एनालाइज किया मेंस में कहाँ लैक करें, बट फिर भी एक जो एस्पेक्ट शायद हर एस्पिरेंट मिस करता है कि चीजें पता होती हैं बट वो इतना ज्यादा उस साइकिल में खो जाते हैं कि वो सॉर्ट आउट नहीं कर पाते कहाँ से शुरू करें और कहाँ लैक करें, तो फिर वो वापस से वही ग्राउंड जीरो से शुरुआत करते हैं। यस मैम, ये तो बात सही है। मैं मानता हूँ कि ये हमारे ह्यूमंस की कुछ प्रॉब्लम है, इम्प्लीमेंटेशन। हम हमेशा बोलते हैं पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करती। तो हमें खुद को भी देखना चाहिए कि जब हमें पता है कि डिमांड क्या है, हमारी पॉलिसी सेट है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम का सिलेबस सेट है, उसके बाद भी हम क्यों नहीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाते। तो मैम, ये मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें जाके जो कोर डिमांड है एग्जाम की, अगर हम उस पर फोकस्ड हो जाए कि सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है, सिविल सर्विसेज के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है, अगर हम उनको ध्यान से पढ़ें, तो मुझे लगता है कि हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन करने का जो जो एनर्जी है और जो मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं आने लगेगा। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि एवरीथिंग अंडर द सन इज आस्क्ड, पर ये मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रीलिम्स तक ही सीमित है। जब हम मेंस की बात करते हैं तो बहुत कुछ चीजें प्रिडिक्टेबल लाइंस पे होती हैं। अगर हम चाहें और एनालाइज करें चीजों को, तो बहुत ही क्लियर पैटर्न दिख जाएगा हमको कि जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं पॉलिटी के, GS1 में हिस्ट्री के, या ज्योग्राफी के, या GS4 में एथिक्स के, उनको हम बहुत ही बढ़िया लेवल पे प्रिडिक्ट करके, नोट्स बना के, अच्छे से रिवाइज करके हम परफॉर्म कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ एक PR अप्रोच मैं फॉलो करता था इस बार। PR मतलब हमें लाइफ में भी PR बहुत जरूरी है, पब्लिक रिलेशंस हर जगह काम आते हैं।
तो इस एग्जाम में भी पीआर बहुत जरूरी है। जो मैं बोलता था प्रैक्टिस और रिवीजन, ये प्रैक्टिस और रिवीजन अगर आपने कर दिया, और एक और पीआर है परफॉर्मेंस एंड रीइंफोर्समेंट, ये एक और 2 पीआर आपने कर दिए तो इस एग्जाम के बाहर मुझे नहीं लगता कुछ है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा। हर्षित, थोड़ा सा आपको आपके प्रिपरेशन डेज में ले जाऊंगी और थोड़ा उसके बाद फिर हम थोड़ा सा और डिटेल में ये जो 2 पीआर स्ट्रैटेजी है उसके बारे में आपने बताया, उसके बारे में हम लेंथ में बात करेंगे। लेकिन टेकिंग यू बैक टू योर प्रिपरेशन डेज, जब एक अटेम्प्ट के बाद दूसरा अटेम्प्ट देना था, फिर तीसरा अटेम्प्ट देना था, फिर चौथा अटेम्प्ट देना था, तो एज एन एस्पिरेंट हाउ डिड यू गैदर योर सेल्फ? बिकॉज अगर आप ये चीज बताएंगे तो बहुत सारे लोग जो हो सकता है दे कुडंट मेक इट दिस टाइम, दे गेट टू नो कि किस तरीके से फिर से गैदर करके जो 5 जून को प्रीलिम्स है, दे हैव टू गिव देयर बेस्ट, बिकॉज आप भी पिछले साल इसी सिचुएशन में थे। यस मैम, पहली चीज तो मैं बोलना चाहूंगा कि जिनका भी इस बार होली पीडीएफ में नाम नहीं है, वो उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप में कोई भी कमी नहीं है। मैं लास्ट ईयर इतना ही टूटा हुआ था और बिल्कुल भी मुझ में हिम्मत नहीं बची थी काम करने की, और आप में कोई कमी नहीं है। इस बार 1823 बच्चों ने इंटरव्यू दिया, 685 लोगों का अभी सिलेक्शन हुआ है होली पीडीएफ में, और 90 लोग का प्रॉब्ली होगा रिजर्व लिस्ट में। तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, कहीं ना कहीं एक लक का फैक्टर भी है। तो आप इसको एक ऐसा मान के चल सकते हैं कि अभी आपका टाइम, आपके स्टार्स शायद हर जगह फिट नहीं बैठ रहे, पर ये सिर्फ समय की देर है, कभी ना कभी वो जरूर फिट बैठेंगे। दूसरी चीज, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे खुद को गैदर करना है इतना गिरने के बाद, तो मैं यही बोलूंगा कि आप आईएएस का लिख ही लीजिए अपनी दीवार में, और वाई करके बहुत सारे क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए, और रोज पूछिए कि वाई आई वांट टू बिकम आईएएस, वाई आई वांट टू बिकम आईपीएस, क्यों लबासना जाना है, क्यों मसूरी जाना है। आप ये सब क्वेश्चंस आपसे खुद से करते रहिए, तो आपके अंदर की जो एक मोटिवेशन है कि आपके फादर इस सर्विसेज में है, उन्होंने बहुत सर्व किया, या आप किसी से मिले, उन्होंने आपको मोटिवेट किया, कि आपने कोई सफरिंग देखी किसी की जिससे आपको लगा कि इसे चेंज करने के लिए आपको एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में जाना है, उस वाई को ढूंढिए। अगर आप वाई को ढूंढ लेंगे तो हाउ आ जाएगा। ऐसा कहीं मैंने पढ़ा भी था, इफ यू नो द वाई देन यू कैन फाइंड आउट द हाउ। सो सिंपल एक ही चीज है। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि टाइम बहुत टफ है और बोलना बहुत आसान है कि यार वाई को ढूंढ लो, कर लेंगे, लेकिन उसके बाद भी जैसे आपने बोला कि लोग फंस जाते हैं, इतनी सारी चीजें हैं, इतना सारा मटेरियल है कि हाउ फाइंड आउट करने में भी दिक्कतें होती हैं। तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप होल सिलेबस में देखिए, पीवाईक्यू में देखिए, खुद के नोट्स बनाइए, ज्यादा मटेरियल फॉलो करने की कोशिश मत करिए, प्रैक्टिस पे फोकस करिए, क्योंकि आप जो प्रैक्टिस करेंगे वही चीज आपको मार्क्स मिलेगी। और प्लीज पॉजिटिव लोगों से सराउंडेड रहिए, खुद को कट ऑफ कर दीजिए। मैं इस टाइम पे सिर्फ टेलीग्राम फॉलो करता था और व्हाट्सएप, क्योंकि उसमें एक कम्युनिटी बनती है जिससे कुछ हेल्प होती है। बाकी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं कट ऑफ हो गया था, जहाँ भी कंपेरेटिव कंपेरिजन होते हैं, सारे मेरे भी दोस्त बाहर हैं, तो मुझे भी थोड़ा बुरा लगता था। बट संयम बनाए रखिए, आपका टाइम जरूर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज को एनालाइज करना और किस तरीके से एग्जामिनेशन में दे एक्चुअली एक्ट एज अ गाइडिंग लाइट। तो पीवाईक्यूज और सिलेबस, जो नए एस्पिरेंट है, जो वेटरन्स हैं, उनको पता है इसका रोल, बट जो अभी कॉलेज में है, दे आर एस्पायरिंग, तो कैसे समझे कि सिलेबस क्या है, पीवाईक्यूज क्या है? क्योंकि कई बार ऐसा एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो पीवाईक्यूज को देखकर लगता है अरे ये तो यूपीएससी सीएससी का है, रेजिस्टेंस होता है, पढ़ लेंगे, हो सकता है जब एक लेवल पे पहुंच जाए तब हम पढ़ेंगे। ये चीजें कैसे दूर की जाए, आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं। मैम मैं तो, क्योंकि मेरा जब ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो मैं क्लियर था मुझे इस एग्जाम को देना है, तो मेरे लिए तो कोई मेंटल ब्लॉकेज था नहीं कि मुझे अब इंजीनियरिंग से हिस्ट्री पढ़नी है या ज्योग्राफी पढ़नी है। तो क्योंकि मेरा मोटिवेशन क्लियर था, मेरे फादर स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में है, तो मैंने उनको देखा हुआ है, तो मैं क्लियर था। लेकिन लोगों को मेंटल ब्लॉकेज आता है कि हम ज्योग्राफी कैसे पढ़ें, हम हिस्ट्री कैसे पढ़ें, हम तो इंजीनियरिंग वाले हैं। तो पहली चीज तो ये है कि एक जो टीचर होता है, अगर उसको टीचिंग करना पसंद है तो उसको टीचिंग क्लास तक जाने के लिए ड्राइव करके जाना पड़ता है, और ड्राइविंग हो सकता है उसको पसंद ना हो, पर उसको करनी पड़ती है और उसको सीखनी पड़ती है। तो इसलिए कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, भले आपको अच्छा ना लगे, लेकिन आप उसके पीछे का रीजन समझिए, आप क्यों कर रहे हैं। उसमें आपका कुछ कुछ नॉलेज गेन हो रही है, आपका पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। और
यूपीएससी एक तरह से यही चाहता है कि आप अपने माइंड को ब्रॉडन कर लीजिए। आप जितना जल्दी यूपीएससी का नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके सिलेबस पढ़ेंगे, तो आप ये सोचिए कि ये उसने क्यों दिया है, उसने क्यों इतने डाइवर्स टॉपिक्स डाले हैं चारों जीएस में। वो यही चाहता है कि लोग, बच्चे अपने दिमाग से मेंटल ब्लॉकेज हटा दें और सब चीजें सीखना चाहें। दूसरी चीज, अगर कोई कॉलेज में है और सिविल सर्विसेज की तैयारी चालू करना चाहता है, तो मैं तो ये बोलूंगा कि पहले आप खुद को क्लैरिटी लेके आ जाइए कि आपको सच में करना है, कि आप दूसरे कर रहे हैं इसलिए करना चाहते हैं, क्योंकि ये काफी अनसर्टेन एग्जाम भी है। अगर आप अगर आपका वाई क्लियर है कि मुझे करना है और मेरा मोटिवेशन क्लियर है, उसके बाद मैं बोलूंगा कि अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं, तब तो कोई मेंटल ब्लॉकेज ही नहीं होगा, क्योंकि जब वाई आपको क्लियर है तो आप सिलेबस डाउनलोड करिए, उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। अगर आपका ग्रेजुएशन ही आप ऑप्शनल ले लेते हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत टाइम कम हो जाएगा। मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा क्योंकि मेरा ऑप्शनल दूसरा था। और उसके अलावा आप न्यूज़पेपर पढ़िए जितना हो सके। न्यूज़पेपर से एक चीज तो बिल्कुल होगी जो मैं बोल रहा हूँ, आपका माइंड ब्रॉडन हो जाएगा और आप यूपीएससी की रोड पे धीरे धीरे आने लगोगे। भले सिंगल लेन रोड से स्टार्ट करोगे, लेकिन आप 4 लेन रोड तक पहुंच जाएंगे यूपीएससी के। जितना वो चाहता है आपको ब्रॉड होना, आप धीरे धीरे ब्रॉड होने लगेंगे। न्यूज़पेपर में सारी न्यूज आती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे टॉपिक्स के, साइंस, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एवरीथिंग, इकोनॉमी। वो आप पढ़िए, उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, उसके बाद आप सिलेबस में जाइए, उसके बाद आप स्टार्ट करिए एनसीईआरटी से। एटलीस्ट कॉलेजेस, जो कॉलेजेस में है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि ये 3 चीज आप कर सकते हैं। हर्षद, आपने न्यूज़पेपर की बात की तो मैं न्यूज़पेपर पे ही थोड़ा और इलाबोरेटिव बात करना चाहूंगी। इवन जब न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं तो लोगों में एक और रेजिस्टेंस, सॉरी मैं रेजिस्टेंस की बात कर रही हूँ, बट वी आर हियर टू break bust all the myths and actually get to the real path which UPSC CSE demands. तो इसीलिए मैं बात कर रही हूँ कि एक रेजिस्टेंस होता है न्यूज़पेपर शुरू करने में भी। कई बार लोग सोचते हैं कि एनसीईआरटी कंप्लीट कर ले, बट वो टाइमलाइन बनाते हैं 3 महीना, दिन फिर हमने बताया ना ह्यूमन टेंडेंसी है वापस से ग्राउंड जीरो पे आके अभी मुझे तैयार नहीं है, एंड देन दे अगेन गो बैक टू द साइकिल, प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, वही बेसिक बुक्स। बट न्यूज़पेपर पे आने में थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस, हिचक सी रहती है। तो उसको कैसे दूर की जाए, कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है फॉर द बिगिनर्स हु डू नॉट हैव लॉट ऑफ नॉलेज बट दे एस्पायर टू बिकम ऑफिसर्स? मैम, पहली चीज तो मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप बिगिनर हैं और आपको न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना है, तो मैं ये बोलूंगा कोई जरूरी नहीं है कि आप सीधा द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट करें। आपको जो न्यूज़पेपर अच्छा लगता है, जो लैंग्वेज में अच्छा लगता है, वो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो इंटरेस्ट डेवलप हो इन द इवेंट्स जो आपके आसपास हो रहे हैं। वेदर दे आर एज पर यूपीएससी रिक्वायरमेंट और नॉट, वो बाद में देखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही स्टार्ट करना है तो आप कोई भी न्यूज़पेपर से स्टार्ट करिए। थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करिए। कोई भी न्यूज़पेपर हो, उसमें कोई एडिटोरियल जरूर आता है, एडिटर का एक आर्टिकल आता है, वो आप पढ़िए। उसमें थोड़ा सा अगर आप करने लगे, उसके बाद थोड़ा सा जो आपका एक इंसाइट डेवलप होगा कि यार ये एडिटर कुछ सोच के लिख रहा है, इसमें बियॉन्ड न्यूज जाके चीजें हो रही है। उसके बाद ये चीजें थोड़ी डेवलप हो तो उसके बाद आप शिफ्ट करिए एज पर यूपीएससी न्यूज़पेपर, जो कि इंडियन एक्सप्रेस है या फिर द हिंदू है, जो भी आप पढ़ना चाहें। तो स्टार्टिंग में तो आप ऐसे कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का मन नहीं है तो आप सीधा द हिंदू उठाएं, तो वो और ज्यादा बर्डनसम हो जाएगा। मैं तो ये बोलूंगा कि आप, अगर आपको हिंदू स्टार्ट करना ही, अगर आप नहीं, अगर हिंदी बैकग्राउंड के हैं कोई भी हैं, तो आप नॉर्मल न्यूज़पेपर से चालू करिए और धीरे से आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा। हर्षद, ये तो बात होगी न्यूज़पेपर की, एंड आई थिंक दीज आर वेरी वैल्यूएबल इनसाइट्स। एक बात करते हैं ऑप्शनल की। आपका ऑप्शनल थोड़ा सा अनकॉमन कहूंगी, क्योंकि लोग ज्योग्राफी ऑप्ट कर लेते हैं, जियोलॉजी पे आते नहीं। आपने जियोलॉजी लिया था, तो व्हाट वाज द कांसेप्ट बिहाइंड ऑप्टिंग फॉर जियोलॉजी, और अगर किसी को करना है तो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? सबसे पहले तो क्यों जियोलॉजी, वाई जियोलॉजी? तो मैं फॉरेस्ट सर्विस भी दे रहा था एग्जाम, तो सबसे पहली चीज मुझे कॉमन सब्जेक्ट चाहिए था। अब आपको लगेगा कि ये तो मैकेनिकल इंजीनियर है, इसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों नहीं ली, वो भी कॉमन है। तो उसका एक रीजन था कि जब मैंने सिलेबस देखा तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस मुझे काफी लेंदी लगा, और मुझे ये लगा कि बहुत ज्यादा एफर्ट्स मुझे देने पड़ेंगे। और रिलेटिवली जियोलॉजी का जब मैंने देखा तो इंटरेस्ट तो मुझे दोनों सब्जेक्ट्स में था।
पर जियोलॉजी का मुझे सिलेबस ज्यादा क्रिस्प लगा, ज्यादा इंटरेस्ट आया, और मुझे लगा ये कॉमन सब्जेक्ट भी है और इससे मैं अपना जीएस भी मैनेज कर सकता हूँ। तो मेन रीजन जियोलॉजी के लिए जाने का ये था। और अगर मैं बात करूँ मैम बिल्कुल अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट है। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे जो मार्क्स जियोलॉजी के, क्योंकि अनकन्वेंशनल है तो मार्क्स भी थोड़े अनकन्वेंशनल है। लास्ट ईयर मेरे 262 थे, जो अराउंड एवरेज थे, और इस बार मेरे मेरे वो बढ़ के 293 हो गए हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि अनकन्वेंशनल तो है, लेकिन ये रिवॉर्डिंग भी है। और मैं ये सजेस्ट भी करना चाहूंगा लोगों को कि अगर आपका जियोलॉजी ऑप्शनल बैकग्राउंड नहीं है तो आप बिल्कुल सोच सकते हैं लेने के लिए, ये बहुत रिवॉर्डिंग भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं कि कैसे प्रिपेयर किया जियोलॉजी, तो मैंने थर्ड अटेम्प्ट में ऑप्शनल चेंज किया। मेरा ज्योग्राफी था इनिशियली, और स्टार्टिंग के दोनों अटेम्प्ट में जब मेरा ज्योग्राफी था तो मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ, तो मैं ये जज ही नहीं कर पाया कि मैं ज्योग्राफी सही लिया था या गलत लिया था। दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नहीं था ज्योग्राफी में, तो मैं जानता था कि मुझे चेंज करना है और मुझे फॉरेस्ट सर्विस भी देना है, इसलिए मैंने जियोलॉजी थर्ड अटेम्प्ट में लिया। मैंने जब जियोलॉजी लिया तो एक कोचिंग है इवोल्यूशन आईएएस, तो उसके मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स सब्सक्राइब किए। उस 2018 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं प्रभाकर प्रियदर्शी सर, उनके काफी अच्छे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो उनको मैंने पढ़ा, उनसे नोट्स बनाए, उन्होंने जो बुक सजेस्ट किया वो पढ़ा। और उसके अलावा भी मैं उनसे कॉन्स्टेंटली टच में था, टाइम टू टाइम गाइडेंस लेता रहा। और मैं कहना चाहूंगा कि जियोलॉजी में मेरे मार्क्स जो हैं काफी हद तक मोटिवेटेड है, सर ने काफी गाइड किया है मुझे। और उसके बाद मैंने ये इंश्योर किया, क्योंकि जियोलॉजी सब्जेक्ट थोड़ा स्टैटिक सब्जेक्ट है, इसमें ज्यादा करंट अफेयर्स के पोर्शंस नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि अब इसमें एनरिचमेंट की जरूरत है बियॉन्ड बुक्स जाके। तो मैंने फिर इंटरनेट का यूज किया, जितने जितने यूट्यूब चैनल्स हैं, जितने गूगल कर सकते हैं, विकीपीडिया पढ़ सकते हैं, सब जगह से मैंने गैदर किया। मैंने खुद का इंटरेस्ट डेवलप किया और मैंने लिखना चालू कर दिया। तब जब ये हुआ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीजें रिवॉर्डिंग हो गई। सो हर्षित, ये तो हमने बात कर ली रिटर्न की। थोड़ा सा और मैं करंट अफेयर्स पे और बात करना चाहूंगी। एक कंसोलिडेटेड अप्रोच कहते हैं करंट अफेयर्स के लिए होना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, जो कि प्रीलिम्स में आपको हेल्प कर सके। साथ ही साथ इफ यू आर राइटिंग एनी मेंस के आंसर, तो यू कैन इंक्लूड अ साइट एज एन एग्जांपल। बट आपने थोड़े टाइम पहले पीआर स्ट्रैटेजी के बारे में बताया, हाउ टू मेक नोट्स, रिवाइज, क्योंकि एक साल का भी अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ें तो इट्स अ हेक ऑफ चैलेंज। मैम करंट अफेयर्स चैलेंजिंग तो है, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं आपके आसपास और आपको उसका क्रक्स निकाल के कहीं ना कहीं आपको प्रीलिम्स में भी यूज करना पड़ता है, मेंस में भी यूज करना पड़ता है, और इंटरव्यू में तो बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है। रिगार्डिंग नोट्स मेकिंग, करंट अफेयर्स में मैंने न्यूज़पेपर फॉलो किए हैं। मैंने स्टार्टिंग में द हिंदू फॉलो किया है, उसके बाद आई स्विच टू इंडियन एक्सप्रेस। तो मैंने मेजरली इंडियन एक्सप्रेस फॉलो किया है लास्ट 2 अटेम्प्ट से। और जब इंटरव्यू का टाइम आया तो मैंने द इकोनॉमिक टाइम्स भी फॉलो किया है। अगर मैं नोट्स बनाने की बात करूं तो नोट्स में टाइम टू टाइम न्यूज़पेपर से बनाया करता था। जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता था मैं लिख लेता था। हो सकता है कई बार नोट्स परफेक्ट नहीं बनते, ऐसा कई बार हमें लगता है कि नोट्स परफेक्ट बन जाए स्टार्टिंग में ही, तो ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। अगर आप, पॉइंट ये है कि आप जो इंपॉर्टेंट न्यूज आपको लगती है एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने सिलेबस देख रखा है, आपने पीवाईक्यू देख रखे हैं, वो न्यूज नोट डाउन करना जरूरी है। उसको शॉर्टन कैसे करना है, क्रिस्प कैसे करना है, वो बाद में जो पीआर स्ट्रेटजी है, प्रैक्टिस और रिवीजन, आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे तो अपने आप चीजें छोटी होती जाएंगी। लेकिन इससे इसका ये मतलब नहीं कि आप नोट्स ही ना बनाए या फिर आप बहुत ज्यादा बल्कि नोट्स बना लें। रोज न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज आएंगे, प्लीज उससे 4-5 मेन न्यूज निकालिए, उसको लिख लीजिए, और थोड़ा बड़ा छोटा जैसा भी हो सकता है लिख लीजिए, आगे बढ़ जाइए। बाद में आप जब रिवाइज करेंगे तो और छोटे हो जाएंगे। तो इसमें आप टेंशन ना लीजिए। रिगार्डिंग कोई और करंट अफेयर्स मैगजीन की बात करूं तो मैंने एज सच फॉलो नहीं किया है। टाइम टू टाइम मैं कुछ यूट्यूब वीडियोस रिगार्डिंग बजट या इकोनॉमिक सर्वे की खुद जो रीडिंग होती है डॉक्यूमेंट की, वो मैं कर लिया करता था आउट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि हमें पता होना चाहिए क्या हो रहा है हमारी कंट्री में इकोनॉमी वाइज। तो करंट अफेयर्स के लिए मेजरली मैंने न्यूज़पेपर ही फॉलो किया। अगर बात आते हैं प्रीलिम्स की, तो करंट अफेयर्स का रोल मुझे काफी लिमिटेड ही लगता है, क्योंकि प्रीलिम्स में वो चाहते हैं कि बच्चे छट जाए।
वो कम से कम बच्चों को लेना चाहते हैं। तो बहुत ही ज्यादा रैंडम क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार करंट अफेयर्स के, और उसको गेज करना थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग मुश्किल होता है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ें तो वो मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ें, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग मतलब फोकस्ड वे में उतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्रॉड आइडिया रखिए, इंपॉर्टेंट इवेंट्स को याद रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। पीआर स्ट्रेटजी में प्रैक्टिस और रिवीजन है, प्रैक्टिस करिए। करंट अफेयर्स के नोट्स जब आप मेंस के लिए बनाएंगे तो प्लीज उनको आप हो सके तो ई नोट बना लीजिए, एवर नोट बना लीजिए, और अगर उसमें भी कई बार बल्कि हो जाती है चीजें तो आप ऑफलाइन नोट भी बना सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों को मर्ज करके रिवाइज कर सकते हैं। मैंने तो ऐसा ही किया है, मेरा कंप्लीटली ऑफलाइन या ऑनलाइन नोट्स नहीं थे, मेरे दोनों नोट्स थे। कई बार मैं न्यूज़पेपर ऑनलाइन पढ़ता था तो उसके ई नोट ही बनाता था, कई बार मैं ऑफलाइन पढ़ता था तो ऑफलाइन बनाता था। तो इस हिसाब से मैंने पेपर वाइज करंट अफेयर्स के छोटे छोटे न्यूज क्लिप्स बना लिए, मतलब न्यूज क्लिप्स लिख लिए, और उसके अकॉर्डिंग मैं रिवाइज करता था। तो मैम मेरा ये स्ट्रेटजी था करंट अफेयर्स। तो हर्षित, अगर मैं एक साल की टाइमलाइन की बात करूं तो किस तरीके से रिवीजन करते थे? मंथली रिवीजन, वीकली रिवीजन, हाउ हाउ वाज द शेड्यूल? मैम रिवीजन की बात करूं तो मैंने ये इंश्योर किया कि एटलीस्ट वीकली मैं एक दिन रिवाइज कर लूं। हो सकता है कि दिन भर ना कर सकूं, पर मोस्टली मैं चाहता था कि संडे को मैं रख देता था कि मैं कुछ ना कुछ रिवाइज ही करूंगा, और उसमें मैं अपने करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेता था, थोड़े से स्टार्टिंग नोट्स रिवाइज कर लेता था, थोड़ी सी चीजों को एनालाइज कर लेता था। अगर मैंने कुछ टेस्ट सीरीज अटेंड किए हैं तो उससे कुछ कंटेंट मिलता था तो मैं लिख लेता था। तो इस वजह से मैंने कोशिश करी कि रिवीजन होता रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, आप टेस्ट सीरीज जैसे मेसी लिख रहे हैं और आप रिवाइज नहीं किया आपने, और आपने फिर से दूसरा टेस्ट लिखा, तो आप एनरिच नहीं कर पाएंगे खुद को। तो मैं मानता हूँ कि बहुत ज्यादा कंटेंट के पीछे भागने की बजाय आप जो भी थोड़ा सा कंटेंट आपको हर हफ्ते मिलता है, आप उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, उसमें उसको हाईलाइट कर लीजिए। और बात आती है उसको फिर से रिवाइज करने की, तो ऐसा कुछ मेरा ऐसा फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं था। जब भी होता था मंथली या फिर उसके नेक्स्ट मंथली, जब भी वो ऑर्डर वाइज आता था उसका नंबर मैं रिवाइज कर लिया करता था। मेरे लिए मेन पर्पस रिवीजन का था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, क्योंकि मुझे एक शॉर्ट टर्म गोल चाहिए था, और शॉर्ट टर्म गोल हो सकता था मेंस की टेस्ट सीरीज में मार्क्स। तो उसके लिए मैं इंश्योर करता था कि मेरा कंटेंट वाइज प्रॉपर चीजें मेंटेन रहे, ताकि मैं उस चीज को यूज कर सकूं। इसलिए मैं रिवीजन करता था मेनली फॉर कॉन्फिडेंस बूस्टिंग, और जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है तो ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। तो मैं इस हिसाब से रिवीजन को देखता था, कोई एयर टाइट शेड्यूल मेरा रिवीजन का नहीं था वैसे। आई थिंक जो भी आपने बोला हर्षद, यू हैव गिवन अ न्यू रिफ्लेक्शन टू लॉट ऑफ पीपल जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अ कोरम फुलफिलिंग, बट इट्स टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, ताकि आप जो भी टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्जामिनेशन में जाने से पहले, सो रिवीजन को इस तरीके से आप देखें। मैंने So किया। Harshit, हाँ how पूछे study पूछे IQ पूछे। has been part of your journey in clearing CSE 2021? मैम एज मेंशन्ड कि मैं यूट्यूब चैनल्स फॉलो किया करता था, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट यूट्यूब चैनल स्टडी आईक्यू है। और अगर मैं बात करूँ स्पेशली इंटरव्यू की, तो मैंने काफी सारे स्टडी आईक्यू के जो इन डेप्थ एनालिसिस वीडियोस हैं रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइक श्रीलंका क्राइसिस और रशिया यूक्रेन वॉर, और एनी आरबीआई गाइडलाइंस और एमपीसी कमिटी सजेशंस, हर चीज में मैंने कोशिश की जहां मुझे इन डेप्थ चीजों का पता करना था, वहां मैंने स्टडी आईक्यू की हेल्प ली है, और मेरे हिसाब से ये काफी फ्रूटफुल रहा है। Harshit, we are glad we could be part of your success story. हमने बहुत सारी चीजें आपकी जर्नी से जानी है, and you've shared it, और बहुत मजा आया आपसे बात करके। मुझे लगता है जो भी एस्पिरेंट्स है उनको भी एक नया नजरिया मिला होगा आपकी जर्नी से, आपकी सक्सेस स्टोरी से। कुछ फाइनल टिप सजेशन सभी के लिए? फाइनल टिप्स तो यही है कि प्रीलिम्स 2022 आ रहा है, तो लास्ट वीक कुछ टिप्स अगर हो सकती हैं तो ये हो सकती हैं कि प्लीज रिवाइज करिए, स्टैटिक रिवाइज करिए। करंट अफेयर्स के पीछे आप ना जाएं तो बेटर है। जो भी आपने नोट्स बनाए उनको रिवाइज करें। रिवाइज आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा तो ही आप परफॉर्म कर पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स का एग्जाम हो या मेंस का एग्जाम हो, ये सिर्फ एक कॉन्फिडेंस का एग्जाम है। कंटेंट सबको आता होता है, पर वहां पे जाके लोग कई बार पैनिक कर जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट का इशू हो जाता है, और उस वजह से आपका पूरा एक साल का डिले हो जाता है। ये मैंने फेस किया हुआ है सेकेंड अटेम्प्ट में, जब मैं
कॉन्फिडेंट नहीं था और मेरा टाइम मैनेजमेंट का इशू हुआ था, और उस वजह से मुझे फिर पूरा 1 साल वेट करना पड़ा थर्ड अटेम्प्ट का। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि प्लीज रिवाइज करिए, आखिरी हफ्ते में स्टैटिक पोर्शन रिवाइज करिए, मैप्स रिवाइज करिए, इन्वायरमेंट रिवाइज करिए, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्जाम टाइम मैनेजमेंट का एग्जाम है, ये एग्जाम कॉन्फिडेंस का एग्जाम है। अगर आपके पास दोनों है तो कंटेंट अपने आप आ जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। Thanks a lot, Harshit, for joining us in this interview session. It was absolute pleasure to have you. पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हम यही कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और rise and shine even brighter. Thank you.